2026 भारत के इतिहास का एक ऐसा साल बन चुका है जिसने देश की सरकार, सिस्टम और इस देश की पूरी जनता को हिलाकर रख दिया है। एक तरफ देश का सबसे बड़ा स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा है और वहीं दूसरी तरफ इंटरनेट पर एक ऐसी डिजिटल आग लगी है जिसने सीधा देश के संविधान और 70 साल से चले आ रहे आरक्षण को चुनौती दी है। को जोड़ने वाला रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। क्या आपने कभी सोचा था कि चीफ जस्टिस के मुंह से निकला हुआ एक छोटा सा शब्द यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस देश की पॉलिटिक्स को इस हद तक प्रभावित करेगा कि देश के एजुकेशन यूनियन मिनिस्टर को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा। धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया। और ठीक उसके एक दिन बाद 22 जुलाई को इंस्टाग्राम पर एक पेज बनता है जिसपे एक हफ्ते के अंदर 5.8 मिलियन फॉलोअर्स हो जाते हैं और मांग करता है कि भारत में चले आ रहे कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को हटाया जाए और इसकी जगह पे इकोनॉमिक बेस्ड आरक्षण को लागू किया जाए। आज के डॉक्यूमेंट्री एपिसोड में हम हवाई बातें नहीं करेंगे, हम डेटा, फैक्ट्स, हिस्ट्री और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का डीप डाइव करेंगे। हम समझेंगे कि आखिर काकरोच जनता पार्टी क्या है और ये नीट का पेपर लीक मामला क्या है और क्यों अचानक से रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का पेज इतना वायरल हो रहा है। जिंजी आखिर चाहती क्या है, सोशल जस्टिस या प्योर मेरिट? वीडियो को इंड तक जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि सोशल ग्राउंड लेवल पर और सोशल मीडिया पर दोनों की रियलिटी बहुत अलग अलग है। लेट्स डिकोड। कहानी की शुरुआत होती है 15 मई 2026 को। सुप्रीम कोर्ट में फेक लॉ डिग्री को लेकर एक हियरिंग चल रही थी। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने आरटीआई एक्टिविस्ट और युवाओं की ओर इशारा करते हुए उनको पैरासाइट और कॉकरोचेस कह दिया। यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस they don't get any employment, they don't have any place in profession। हालांकि बाद में सीजीआई की तरफ से सफाई आई कि उन्होंने सिर्फ उन लोगों को बोला था जो फेक लॉ डिग्री लेते हैं, पर तब तक बात बहुत दूर निकल चुकी थी, यानी कि तीर कमान से निकल चुका था। ये शब्द रूपी बाण युवाओं को चुभ चुका था। ऐसा क्यों? क्योंकि भारत में बेरोजगारी अपनी चरम पे है और डेटा कहता है कि 25 साल से कम उम्र के लोग, जो कि 40% हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक इस वक्त 30 साल के एक सोशल कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजिस्ट अभिजीत दीपके ने, जो कि पहले आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया हैंडल करते थे, उन्होंने इस अपमान को एक हथियार बना लिया और 16 मई 2026 को उन्होंने एक्स पर लिखा, व्हाट इफ ऑल कॉकरोचेस कम टुगेदर। और यही जन्म हुआ काकरोच जनता पार्टी का। ये रूलिंग पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सटायर था। इस पार्टी में शामिल होने के लिए जो क्राइटेरिया थी वो काफी हिलेरियस थी, जैसे कि जो भी ये पार्टी ज्वाइन करेगा वो बेरोजगार होना चाहिए, आलसी होना चाहिए और कम से कम 11 घंटे तक डिजिटल प्लेटफॉर्म या सोशल साइट्स पर एक्टिव होना चाहिए। पर इस मजाक के पीछे एक गुस्सा था और देखते ही देखते इस बनाए गए पेज ने आग की तरह अपने आप को फैला दिया और एआई और चैट जीपीटी से बनाया गया ये पेज धीरे धीरे आग पकड़ ली। सीजेपी ने इंस्टाग्राम पे बीजेपी के 8.7 मिलियन फॉलोअर्स को क्रॉस करते हुए 20 मिलियन से ज्यादा अपने फॉलोअर बटोर लिए और इसके बाद उनका मैनिफेस्टो रिलीज होता है जिसमें उनकी क्या मांगे थी वो इसमें डिस्क्लोज करते हैं वो लोग। और ये कोई जोक नहीं था, इनकी जो मांगे थी वो काफी ठोस थी। उनके मांगों में पहली मांग थी कि सीजेआई को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी और उनकी दूसरी मांग थी कि कोई लेजिटमेट वोट डिलीट होता है तो इलेक्शन कमिश्नर पे यूएपीए लागू किया जाए। और इनकी तीसरी मांग थी महिलाओं को पार्लियामेंट में 33% की जगह 50% तक आरक्षण मिलना चाहिए। और इनकी चौथी मांग थी अंबानी अदानी की मीडिया का लाइसेंस रद्द होना चाहिए। इनकी पांचवी और सबसे अंतिम मांग ये थी कि दल बदलू नेताओं को कम से कम 20 साल के लिए बैन किया जाना चाहिए। सरकार इस मूवमेंट से इतना डर गई कि आईबी की रिपोर्ट के मुताबिक उनको एक्स पे इस पेज को बैन करना पड़ा। उनका कहना था कि नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है, इसलिए हमें इस पेज को बैन करना पड़ रहा है। लेकिन कुछ ही घंटों में काकरोच इज बैक नाम से ट्विटर पे फिर से एक पेज बन जाता है और इस बार उस पे 90 मिनट में 23,800 से भी ज्यादा फॉलोअर्स आ जाते हैं। ये मूवमेंट अब रुकने वाला नहीं था। इंटरनेट की ये आग अब सड़क पर उतर आई थी। मुद्दा अब शिफ्ट हो चुका था
नीट पेपर लीक पर और एजुकेशन सिस्टम फेल्योर पर, जिसने 2 मिलियन से ज्यादा बच्चों का लाइफ बर्बाद कर दिया था और कई बच्चों ने तो सुसाइड कर लिया था। और सीजेपी की सबसे बड़ी मांग बन गई एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन। और इस मूवमेंट को सबसे बड़ा बूस्ट तब मिला जब क्लाइमेट एक्टिविस्ट और एजुकेशन रिफॉर्मर सोनम वांगचुक इस मूवमेंट से जुड़े। उन्होंने 28 जून 2026 से जंतर मंतर पर अनंत काल तक भूख हड़ताल पर बैठ गए और देखते ही देखते कुछ सेलिब्रिटी भी इससे जुड़ गए, जैसे कि प्रकाश राज और अतुल कुलकर्णी। जब वांगचुक की हालत बिगड़ी तो 18 मई को दिल्ली पुलिस ने जबरदस्ती उनको उठाकर सफदरजंग अस्पताल में भर्ती करा दिया और उसके बाद उनको मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव में शिफ्ट कर दिया। इस सब घटनाओं के बाद वांगचुक के साथ जो ये हुआ, यूथ और भड़क गया और उसके बाद वांगचुक ने वहीं हॉस्पिटल से ही आह्वान किया कि 20 तारीख को जंतर मंतर से संसद भवन तक मार्च निकालेंगे। संसद भवन चलो मार्च के लिए 20 तारीख को 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट का उन्होंने आह्वान किया था, बट उसमें 20,000 तो नहीं थे, 1 लाख से ऊपर स्टूडेंट उस टाइम रोड पे उतर आए थे। और उसके बाद जो हुआ वो भारत के इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि उसके बाद पुलिस ने स्टूडेंट पे लाठीचार्ज किया, उन पे आंसू गैस छोड़े गए और बच्चों पे पथराव और सरकारी संपत्ति का नुकसान करने का आरोप भी लगा। डेटा के मुताबिक इस हिंसा में 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसमें 5 IPS अधिकारी भी थे और 60 से ज्यादा स्टूडेंट भी घायल हुए। पुलिस ने 70 से ज्यादा बच्चों को डिटेन कर छत्रसाल स्टेडियम में ले जाके बंद कर दिया। खुफिया एजेंसी अभी भी इस हिंसा के पीछे पाकिस्तानी सोशल मीडिया की जांच कर रही है। उनका कहना है कि काफी फेक न्यूज चलाई जा रही है कि इस हिंसा में प्रोटेस्टर मारे गए हैं। अंत में इस मैसिव प्रोटेस्ट के आगे सरकार को झुकना पड़ा और रिपोर्ट के मुताबिक 25 जुलाई को एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया। We have done it! We have done it! धर्मेंद्र प्रधान ने रिजाइन कर दिया है। और सीजेपी का ये आंदोलन एक ऐतिहासिक सक्सेस बन गया। पर दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। जैसे ही 25 जुलाई को एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, वैसे ही सोशल मीडिया पर एक नया तूफान ट्रिगर हो गया। 22 जुलाई को बनाया गया इंस्टाग्राम पे एक नया पेज, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। एक दिन के अंदर 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर क्रॉस कर गए और 29 जुलाई तक 5.8 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर हो गए इसके। अब सवाल ये उठता है कि सीजेपी के आंदोलन के बाद ये मुद्दा क्यों उठा? नीट पेपर लीक प्रोटेस्ट मामले में जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट शामिल हुए थे, उनका गुस्सा नीट पेपर लीक तक सीमित नहीं था। RHA के क्रिएटर्स ने सीजेपी को सीधा कॉल आउट किया और वायरल रील में पूछा कि सीजेपी जब नीट पेपर लीक मामले में सुसाइड कर चुके स्टूडेंट के लिए लड़ रही है, तो उन लोगों के लिए क्यों नहीं लड़ रही है जिन्होंने इस रिजर्वेशन की वजह से सुसाइड कर लिया है? क्योंकि वो लड़के सुसाइड कर लेते हैं जिनके ज्यादा मार्क्स आने के बावजूद उनको एडमिशन नहीं मिलता है, जबकि 40% मार्क लाने वाले स्टूडेंट को रिजर्वेशन कैटेगरी के आधार पर एडमिशन मिल जाता है। अब RHA की डिमांड भी बहुत क्लियर और सीधी है। जैसे उनकी 3 मांगे हैं। पहली है कि एजुकेशन और गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन को पूरी तरह से खत्म किया जाए। नंबर 2, सिलेक्शन सिर्फ मेरिट, स्किल और गरीबी के आधार पर हो। और इनका तीसरी मांग है कि एडमिशन फॉर्म पे किसी की कास्ट लिखी ही न जाए, कास्ट वाले कॉलम में सिर्फ इंडियन लिखा जाए। इनका स्लोगन बन गया वन नेशन वन आइडेंटिटी इंडियन। अजीत भारती और अनुराधा तिवारी जैसे राइट विंग कम्युनिकेटर और एंटी कास्ट क्रिएटर इस मूवमेंट से जुड़ गए और उन्होंने मांग की कि कोटा को बंद करके प्राइमरी एजुकेशन में सुधार किया जाए। RHA ने सीजेपी के फिजिकल प्रोटेस्ट के तरीके को छोड़कर एक नए तरीके को अपनाया, जंजी तरीके से प्रोटेस्ट करने का ऐलान किया। यही सोशल मीडिया एल्गोरिथम फ्लड करना, प्रधानमंत्री और सीजेपी के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करना, रिजर्वेशन हटाने की मांग करना। आखिर जनरल कैटेगरी के बच्चे इतने गुस्से में क्यों हैं? क्योंकि आज सेंट्रल एजुकेशन में रिजर्वेशन 59.5% तक पहुंच चुका है, जिसमें SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 27% है और EWS कैटेगरी के लिए 10% शामिल है। जब इतनी कम ओपन सीट बचती है तो इसमें फाइटिंग होती है और सर्वाइवल ना के बराबर होता है। दोस्तों, किसी भी मूवमेंट को जज करने के लिए उसके रूट कॉज को जानना जरूरी है। आखिर ये सिस्टम शुरू क्यों हुआ? रिजर्वेशन 1950 में अचानक से नहीं आया। इसकी शुरुआत 1901 में कोल्हापुर में साहू जी महाराज ने की थी, जिन्होंने दलित और बैकवर्ड क्लास के लोगों को जॉब में रिजर्वेशन दिया था ताकि समाज में डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो सके। 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ, जिससे डिप्रेस्ड क्लास को पॉलिटिकल रिजर्वेशन प्राप्त हुआ। आजादी के बाद हमारे संविधान में आर्टिकल 15(4) और 16(4) में
सरकार को पावर दी कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास जैसे SC ST और बाद में OBC के लिए स्पेशल प्रोविजन बना सके। असली भूचाल तो आया 1990 में, जब VP सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके OBC के लिए आरक्षण 27% कर दिया। उस समय पूरे नॉर्थ में मैसिव प्रोटेस्ट हुए थे। जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स ने आगजनी की और राजीव गोस्वामी जैसे स्टूडेंट ने खुद को आग लगाना अटेम्प्ट किया। 2006 में जब हायर एजुकेशन में OBC कोटा लागू हुआ तो यूथ और इक्वलिटी नाम से मेडिकल स्टूडेंट ने आंदोलन किया, लेकिन सिस्टम लगातार इवॉल्व हो रहा है। 1992 के हिस्टोरिक इंदिरा सोने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन की अपर लिमिट 50% सेट कर दी और क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया, यानी कि OBC क्लास में जो लोग इकोनॉमिकली वीक नहीं हैं और जिनकी इनकम 8 लाख से ज्यादा है, जो IAS IPS और क्लास A ऑफिसर हैं, उन्हें रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा पैराडिज्म शिफ्ट आया 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सरकार ने जनरल कैटेगरी के गरीब लोगों के लिए 10% EWS आरक्षण का ऐलान किया। सुप्रीम कोर्ट के जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 केस ने इसे वैलिड ठहराया। यह एक वाटर सेट मूवमेंट था, क्योंकि भारत में पहली बार कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की जगह क्लास बेस्ड रिजर्वेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता मिली। वाई क्रिटिक्स अपोज RHA, पर क्या सिर्फ गरीबी को आधार मानकर रिजर्वेशन हटाना सही है? RHA मूवमेंट की कड़ी आलोचना भी हो रही है। सोशलिस्ट और एंटी कास्ट एक्टिविस्ट का कहना है कि जेन जी इस मूवमेंट के जरिए हिस्ट्री और स्टेटिस को इग्नोर कर रही है। रिजर्वेशन कभी गरीबी हटाने का प्रोग्राम था ही नहीं। तो दोस्तों, आज हमने दो अलग अलग यूनिवर्स को डिकोड किया। एक तरफ CJP है जो सड़क उतर कर सरकार को मिनिस्टर बदलने पर मजबूर कर रही है, और दूसरी तरफ RHA है जो चाहता है कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन खत्म हो। अब 75 साल बाद कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म कर क्लास बेस्ड रिजर्वेशन को लागू करना चाहिए। लेकिन संविधान और हिस्ट्री हमें याद दिलाते हैं कि जब तक ग्राउंड लेवल पर जातिवाद और डिस्क्रिमिनेशन पूरी तरह से हट नहीं जाता है, तब तक रिजर्वेशन को ओवरनाइट हटाना सरकार के लिए संभव नहीं है। EWS कोटा और क्रीमी लेयर लागू होना, यानी कि स्ट्रिक्टली लागू होना, एक ऑप्शन हो सकता है जो इकोनॉमिक इक्वलिटी की तरफ जाता है, लेकिन सोशल इक्वलिटी की लड़ाई अभी बहुत लंबी है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि CJP का तरीका और RHA का मांग करने का तरीका दोनों अपनी जगह सही हैं या गलत है? क्या आरक्षण हमेशा के लिए खत्म हो जाना चाहिए? मुझे कमेंट में अपना थॉटफुल और रिस्पेक्टफुल अपना ओपिनियन बताइए। हम सबको एक हेल्दी डिबेट की जरूरत है। अगर आपको इस वीडियो का डीप एनालिसिस और फैक्ट पसंद आया हो तो कमेंट करके बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए। इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि सबको ऑथेंटिक नॉलेज मिल सके। और ऐसे ही नॉलेज और ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्री के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे ऐसे ही वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।